आज हमें करना है लास्ट पार्ट ऑफ द वेव्स दैट इज बीट्स। बीट्स में क्या होता है? इफ देर टू इंस्ट्रूमेंट विच साउंड ऑलमोस्ट द सेम फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की फ्रीक्वेंसी में। से F1 difference F2 is less than 12. If two instruments, they produce sound of frequencies which are nearly the same, not much difference. Then you hear a loud sound and a almost less sound after some fixed interval of time. And this is nothing but formation of beats. बट अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दोनों में 12 से ज्यादा होगा, देन यू विल बी हेयरिंग अ कंटिन्यूअस लाउड साउंड। फिर बीट सुनाई नहीं देगा, बिकॉज देन वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द लार्ज लाउड साउंड एंड द लो साउंड। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। व्हेन टू साउंड वेव्स when two sound waves of nearly the same frequency superimpose on each other, superimpose on each other, then at a regular interval, then at a regular interval, loud sound is heard, loud sound is heard. This phenomena is called beats. The number of beats, the number of beats heard per second is called beat frequency. Number of beat frequencies heard per second is called beat frequency. Suppose one wave is y1, which is say a sine omega 1t. Omega ko we can write 2 pi f1t also, where f1 is the frequency. y1 हो जाएगा a sine 2 pi f1t. Another source of sound has equation a sine omega 2t, but omega 2 is 2 pi f2. इसमें t नहीं आएगा। और दिव्या मार्क्स मिल गए? नहीं? So y2 would be a sine 2 pi f2. These are the two sound waves, and the frequencies are f1, f2, which are nearly the same. Not much difference is there. और जिया, तुम कहाँ थी? दिनों से क्लासेस मिस कर रही हो। सर बीमार थी मैं। एम्पलीट्यूड सेम लिया है मैंने इसमें। हाँ जी। अच्छा, बीमार थी। हाँ जी। अब होता है कि जब इसको तुम ग्राफिकली देखो, एक साउंड वेव है, वो ट्रैवल कर रही है, दूसरी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी नियरली द सेम है। मतलब दिस इज नॉट द सेम, बट एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है। तो at some point, at some places, they will superimpose in such a way that कि उनकी
जो एम्पलीट्यूड्स है ना, या तो मैंने सेम एम्पलीट्यूड ले लिया, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। जबकि इस पोजीशन पे देखो क्या हो रहा है, जो मैंने मार्क किया है, देयर एम्पलीट्यूड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। जो रेड है वो ब्लू है। सो वहां पे क्या होगा, दिल दे आर सुपर इम्पोजिंग इन सच ए दैट रिजल्टिंग वे वुड बी लेसर इंटेंसिटी। तो यहाँ पे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पे आएंगे तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। मतलब इस तरह से ही चलेगा फिर ये। फिर उसके बाद वापस बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। सो आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम यू विल बी हेयरिंग ए लार्ज और लाउड साउंड। सो दैट्स बीट। तुमने कंसर्ट में भी देखा होगा, म्यूजिकल कंसर्ट में बिफोर दे स्टार्ट द प्रोग्राम, दे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा के वो ना भी बीट फ्रीक्वेंसी को नलीफाई करते हैं, मिनिमम करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया थोड़ा सा, फिर वो तबला बजाएगा, फिर वो थोड़ा सा अपना गिटार या सितार बजाएगा, तो अपनी बीट फ्रीक्वेंसीज को वो मिनिमाइज करते हैं, ट्यून करते हैं। ट्यूनिंग इज दिस ओनली टू मिनिमाइज द बीट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफिकली देखा जाए तो जहाँ पे इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, साउंड तुम्हें लाउड नजर आएगी, सुनाई देगी। जहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स डिस्ट्रक्टिव है, वहां पे साउंड बहुत कम हो जाएगी। एंड दिस विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन टू बीट्स। तो वी हियर लार्ज साउंड, लाउड साउंड एट a fixed interval of time. Suppose time interval between two beats is 1/10 seconds, मतलब 1 सेकंड में हमें कितनी बीट सुनाई देंगी? 10। तो दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो टाइम इंटरवल बिटवीन टू बीट्स इज 1/10 seconds, then the beat frequency would be 1/10, सॉरी, 1/10 मतलब 1 सेकंड में 10 बार हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। सो दैट इज नथिंग बट बीट। वैसे फॉर्मूला वाइज देखें तो क्या होगा, वी नो दैट वेन एवर टू और मोर वेव्स सुपर इम्पोज, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर सम। तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। वी कैन टेक ए कॉमन और फिर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मालूम है ना सभी को, साइन सी प्लस साइन डी, यूज दैट। सो इट विल बी 2 cos C-d/2, मैंने पहले C-d कर दिया, /2 इंटू साइन C+d/2। अब मुझे सभी के पेपर्स आज मिले हैं इनफैक्ट। शिविका, तुमने मेरे को पहले मेल कर दिया था अपना आंसर शीट। यस सर, हाँ मैंने पहले ही भेज दिया था। जिया का आज मिला है, नंदिनी का आज मिला है। तो आई नाउ करेक्ट पेपर्स। अगला टेस्ट होगा एसएचएम वेव्स एंड एसएचएम का। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बिकॉज अभी ये खत्म हो जाएगा 10 तक आज की क्लास में। हाँ। फ्लूइड्स का फ्लूइड्स फ्लूइड कर लें पहले, ठीक है फ्लूइड्स कर लेते हैं। ये आपने क्या लिखा है? कौन सा? आपने ए बी, के बाद 2 ओमेगा एस लिखा है, सो आई थिंक आपको साइन लिखना है। कहाँ पे लिखा है? बिल्कुल लास्ट में y = a ब्रैकेट 2 ओमेगा एस लिखा है। अरे वो कॉस। ये- ओह अच्छा। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। क्यों काव्य? तो अब वो क्या आ रहा है, we get the resulting wave, and this is y = 2a
कि 2 से कॉमन निकाल के 2 काट सकते हो। F1 माइनस F2 पाई टी है ना, ये एक टर्म बन गया। एंड दिस इज साइन F1 प्लस F2 पाई टी। इस पूरी टर्म को मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ, विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। रिजल्टिंग वेव है, उसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 2a कॉस F1 माइनस F2 पाई टी। एंड एज यू नो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। वन। So whenever this term will be plus minus 1, there will be large or loud sound. The intensity is directly proportional to square of amplitude. Intensity of sound of any wave for that matter is directly proportional to square of amplitude. तो देखा जाए तो इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव्स की कितनी थी, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ये जो वेव है इसकी इंटेंसिटी होगी 4a² बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है ना। जब मैं अगर मैं कॉस की वैल्यू को 1 डाल दूं प्लस माइनस 1, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा विल बी 2a। सो एट द पॉइंट व्हेन द बीट इज देयर, वो साउंड नियरली 4 टाइम्स इंटेंसिटी की होगी इंडिविजुअल साउंड से, बिकॉज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 2a। तो इंटेंसिटी हो जाएगी 4a²। एंड a² था ओरिजिनल वेव का इंटेंसिटी। और कॉस प्लस माइनस कब होता है, एन पाई पे होता है। एन बाय कॉस प्लस माइनस 1 कब होता है, एन बाय टू बाय नहीं नहीं नहीं, एन पाई। पाई बाय। कॉस, देखो साइन एन पाई हमेशा 0 होता है, तो जहां साइन 0 होता है वहां पे कॉस प्लस माइनस 1 होगा। ये कॉस प्लस माइनस 1 होता है एन पाई। कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 होता है, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई माइनस 1, ये एन पाई होता है। पाई से पाई, हाँ। आपकी आवाज थोड़ी मफल होके आ रही थी बट अब आ रही है। क्या हो रहा है, आज हम बीच फिनोमेना हो रहा है ना, कम ज्यादा हो गया आ रही है। मेरा तो मफल्ड वॉइस आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, 12th वाले ही बच्चे बोल रहे थे आज कैसा हो रहा है। n डिवाइड बाय F1 माइनस F2। अगर मैं n को 1 ले लेता हूँ तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू बीट्स वुड बी 1 ओवर F1 माइनस F2। टाइम इंटरवल would be 1 over F1 minus F2 and beat frequency would be reciprocal of this। स्कूल में यही चल रहा है अभी। और स्कूल में हमने अभी थर्मल प्रॉपर्टी शुरू करी है। क्या, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस अच्छा शुरू। अच्छा अच्छा, ओके। हमारे में ऑसिलेशन शुरू हुआ। अब तो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है। तो हमारे में थर्मोडायनामिक्स शुरू हुआ है। हम्म, सर अभी मेरे स्कूल में रोटेशनल एसएचएम वेव्स नहीं हुआ। वो मुझे लगता है छुड़वाएंगे फिर वो लोग। हाँ कुछ पार्ट। हम्म, सर मेरा मंडे को थर्मल प्रॉपर्टीज का टेस्ट है, अच्छा। तो फ्राइडे को हम वो करेंगे क्या? अभी कर लेंगे, अभी 10 मिनट में खत्म होने वाला है ये। अच्छा ठीक है। हाँ फ्राइडे को थर्मल प्रॉपर्टीज ही कराऊंगा, अभी भी कराऊंगा थोड़ी देर में।
तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया F1 माइनस F2, सिंपल है ना। अगर मान लो दो ट्यूनिंग फोक हैं, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी है 256, दूसरे की 250, और तुमने दोनों को इकट्ठा साउंड किया तो तुम्हें एक बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई? 6। एक सेकंड में 6 बार तुम्हें लाउड साउंड सुनाई देगी। इफ यू साउंड टू इंस्ट्रूमेंट्स, एक का फ्रीक्वेंसी है 250, दूसरे का है 270, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हम्म बीट हो गई नहीं इसमें। क्यों नहीं होगी? बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी तभी आएगा, फिनोमेना तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 12 से छोटा होता है। ये तो 20 का डिफरेंस है, हमें कंटिन्यूअस लाउड साउंड सुनाई देगी। ठीक है। अब ट्यूनिंग फोक तुम लोगों ने यूज किया हुआ है ना, प्रैक्टिकल में किया है? नहीं, लेकिन पता है क्या यस, होता है। या प्रैक्टिकल नहीं हुआ अभी तक? किया है। नहीं सर, इसमें इससे रिलेटेड है। सोनोमीटर और वो नहीं किया अभी तक? वो रेजोनेंस ट्यूब नहीं? नहीं सर। हमें करवाया है बट किसी से हुआ नहीं। अच्छा। तो जब तुम इसको रबर पैड पे हिट करते हो तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं ना, एंड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसमें तुम्हें दो चीजें याद करनी है कि अगर किसी एक या ट्यूनिंग फोक को हमने लोड कर दिया, लोडिंग का मतलब होता है हमने उस पर वैक्स लगा दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, तो इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। इफ वी लोड prongs of a tuning fork with some material like wax, its frequency will decrease। जैसे 256 फ्रीक्वेंसी है, लोडिंग कर दिया तो 250 रह जाएगी, और लोड किया 245 हो जाएगी। तो ऑन लोडिंग बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क डिक्रीजेस, वो हैवी हो जाएगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर फाइलिंग करोगे तो क्या होगा? फाइलिंग मतलब जैसे नेल फाइलिंग करते हैं, वो लाइट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ये दो चीजें तुम्हें याद करनी है, बिकॉज दिस विल हेल्प अस इन सॉल्विंग ए न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल कैसे आएगा 3 मार्क का? इस टाइप का होगा। सपोज वन ट्यूनिंग फोक हैज फ्रीक्वेंसी 262, लेट इट बी F1, अनदर इज अननोन। ठीक है। व्हेन द टू आर साउंडेड टुगेदर, बीट फ्रीक्वेंसी इज से 5। टू ट्यूनिंग फोक्स, एक का फ्रीक्वेंसी है 262 हर्ट्ज, दूसरे का अननोन है F2, और दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। अब क्वेश्चन याद है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ट्यूनिंग फोक। तो सिंस बीट फ्रीक्वेंसी इज 5, 262 डिफरेंस F2 विल बी 5, है ना। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है। जो F2 है वो क्या होगा? वो 262 प्लस 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो F2 के मेरे पास दो आंसर आएंगे। 262 प्लस 5 कितना हो गया? 267। 262 -5 कितना हो जाएगा? 257। ये हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा आंसर सही है। तो वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। इसके लिए हमें सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होने चाहिए। ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि सपोज इफ अननोन ट्यूनिंग फोक इज लोडेड विद वैक्स, इफ अननोन ट्यूनिंग फोक इज लोडेड विद वैक्स, इसको लोड किया, देन beat frequency becomes say 8, then find the frequency of unknown tuning fork। तो अब हम इसको आंसर कर सकते हैं।
then it will be the lower one. हाँ, तो अगर ये आंसर होता, इफ दिस वाज द आंसर, देन लोडिंग पे क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, है ना, बिकॉज ऑन लोडिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, मे बी इट बिकम्स 265 और 264 और 260, लाइक दैट इट डिक्रीज। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो देन इसकी बीट फ्रीक्वेंसी इसके साथ कितनी हो जाएगी, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इट्स बीट फ्रीक्वेंसी with F1 is equal to 262 will decrease, है ना, 262 minus 265, 260 minus 264 2 हो गई, 260 minus 262 2 हो गई, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, 257 होना चाहिए, बिकॉज जब 257 को तुम लोड करोगे, ऑन लोडिंग दिस it might become 255, है ना, और it might become 252। तो जब ये डिक्रीज होगा ये वाली वैल्यू, तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी विद 262 कितनी हो सकती है, वो बढ़ेगी। तो दिस माइनस दिस वुड बी 7, हो सकता है 254 हो जाए, तो दिस माइनस दिस इज 8 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दैट इज वाई द आंसर इज 262। ये रीजनिंग तुम्हें लिखना होगा। डॉपलर इफेक्ट तुम्हारे कोर्स में रहा नहीं है, उसके क्वेश्चंस में है, बट क्वेश्चन 37-38 करो असाइनमेंट का। क्वेश्चन 37-38।
37 39 करना, 38 तो सेम ही है, 37 38 39. A tuning fork of unknown frequency gives 4 beats with the tuning fork of frequency 3110. तो F2 कितना हो जाएगा? 310 plus 4, 310 minus 4. 314 and 306. It gives this same number of beats on filing. जो अननोन है उसको फाइल कर रहे हैं, है ना? This is being filed. On filing, इसका Frequency will be more. will increase, है ना? तो मान लो answer is this. Suppose the answer is 314 hertz. So when it's being filed, this frequency will increase. It might become 316, 317, and so on. As a result, beat frequency with 310 कितना हो जाएगा? It will be more. It will also increase. Whereas the beat frequency remains the same only. That means this cannot be the answer. This cannot be the answer. लेकिन 306 को कैसे एक्सप्लेन करोगे अब? 306 को हमने फाइल किया एंड एज अ रिजल्ट इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई दैट इट हैज बिकम कितना? 314. Because on filing frequency increases, then it will give beat frequency of 4 with unknown, so the 310. The answer has to be 306. You file this tuning fork so much that frequency jumps to 314. As a result, it gives 4 beats again with 310. So we have to give the initial. So basically it was 4 below, then it Yes, became 4 above. बिल्कुल सही. This is the explanation. शिविका समझ में आ गया? दिव्शा, कुछ टेंशन लग रही है. आगे समझ में? पहले 310 था तो 4 बीट्स थी 306 के साथ. अब अननोन को फाइल कर रहे हो, 306 को फाइल किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 306 से 310 हो गया, 314 हो गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम. सो आंसर इज 39 कर लो. So 38, no? 38 वो आइडेंटिकल है, वो छोड़ो, 39 अच्छा, करो. okay. इस सैटरडे को मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ मैथ्स में, तुम लोग कर लेना अटेंड. यू मिस द क्लासेस. So now I have test actually on Saturday.
हाँ देख लेना, बिकॉज मॉक टेस्ट आने वाला है ना तुम लोगों का, उसमें फिर क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। इनफैक्ट साउथ एक्स का जो बैच है उसको भी मैं बोलूंगा यू अटेंड सैटरडे इवनिंग क्लास, ट्यूसडे इवनिंग क्लास फॉर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। So it will be full MCQ. या ओनली एमसीक्यू, बिकॉज सिलेबस तो हो गया ना अब। And so how many questions will there be for maths? 25। Total? यस। So it's given how many beats per these many seconds. So we will find beat frequency only, right? या दिस राइट। So the answer is 516. चेक करो। 515 it says. 515 आ रहा है ना आंसर। हमें उसकी विदाउट द लोडिंग निकालनी है, आई थिंक F2 की। Okay. But why? I don't understand. हो गया सभी का? जिया? सर लास्ट पार्ट पे मिक्स। श्योर है? इंक्लूडिंग फॉर साउंडेड टुगेदर 24 बीट्स पर प्रोड्यूस इन 8 सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 24/8। Hmm. 3. So in the first case, beat frequency is 24 in 8 seconds, that is 3. After loading one of the tuning forks with the little wax, they produce 32 beats in 8 seconds. Becomes 4. That's 4. If the loaded fork has frequency 512, so F1 is 512 hertz, इसको जो हमने लोड किया है, original frequency इतना था. Find the frequency of the other. That means in the beginning, the second one would have beat frequency as 3
plus 512, that is More than 515, or 512 5. minus 3, that is Oh, 509. so दो why don't we take 4? नो नो, मैं इसको तो लोड किया 512 को. हाँ तो 512 is after it's loaded, no? ओरिजिनल, जिसको ओरिजिनल दे रखा है उसने. When two tuning forks are sounded together, 24 beats is this after loading one of the tuning forks. And then it says if the loaded fork has frequency 512. So मतलब sir, जिस that says ट्यूनिंग फोक it को is लोड कर loaded. रहे हैं उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 512 है. Sir, लेकिन it says loaded. नहीं Sir, इसका नहीं नहीं, सर क्या नहीं सर ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? ये तुम सोच समझ के करो ना. जो जिस ट्यूनिंग सर फोक को उसमें लोड कर रहे लिखा हैं है उसकी, लोडेड फोर्क हैज हाँ फ्रीक्वेंसी. लोडेड, जिसको लोड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 512 है. तो लोडेड आफ्टर व्हाट? जिसको 4 लेके चल रही हो तुम, नहीं 3 लेके चल रही हो. सर It should be क्यों? original. मतलब ठीक है, इस original is 512. मतलब if somebody reads it for the first time, it be the original frequency 512. तुमको लिखना चाहिए था कि original frequency which for which is loaded is 512. अब after loading the beat frequency has increased. तो अगर मानो ये होता, इसको अगर लोड करोगे तुम, on loading this will go down, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी. मे बी it becomes 508, 507, 506 types, and it's with, and it's हाँ हाँ सॉरी, इसको लोड करो ना. on loading the frequency will become less. कितना हो गया? सपोज 511 हो गया, 510 हो गया, 509 हो गया. दैट मीन्स इसकी बीट फ्रीक्वेंसी with 509 कितनी हो जाएगी? इट विल डिक्रीज. बट beat frequency has increased from 3 to 4. So that is why 509 cannot be the answer. So answer is 512. 515, sorry. कि जब हमने 512 को लोड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई. जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी हैज बिकम 4. तो 515 इज द आंसर. वो तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत थी, उसमें लिखना चाहिए था द ट्यूनिंग फोक विच इज लोडेड हैज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 512. बस. तो ये चैप्टर इज ओवर. वी स्टार्ट विद थर्मल प्रॉपर्टीज. किसी का स्कूल में चल रहा है अभी? अच्छा, जिया का आ रहा है थर्मल. तुम्हारा भी चल रहा है? आज ही शुरू किया है. ओके. दिव्या, तुम्हारा हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज? हमारा हुआ नहीं। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के 3 पीरियड होते हैं, इसलिए मैं गई नहीं और हमारे सर रैंडमली आके उन्होंने पूरा ऑसिलेशंस पढ़ा दिया। अच्छा, गुस्से में? आज पीरियड ही नहीं होता, फिजिक्स नहीं होता, मैथ्स नहीं होता, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं गई और फिर उन्होंने सब्स्टिट्यूशन लेके पढ़ा दिया। थर्मल प्रॉपर्टीज. What is temperature? How would you define temperature? Temperature of a body or an object is degree of hotness or coldness. ठीक है? Temperature is degree of hotness or coldness. And to measure temperature, we have thermometers. And these thermometers are based on some thermometric property.
जैसे नॉर्मली जो घर पे थर्मामीटर होता था पहले, अब तो डिजिटल भी आने लग गया, उसमें मर्क्यूरी होता था। एंड देयर वी यूज टू यूज द फैक्ट दैट if we increase temperature of mercury, it will expand. So we use some thermometric property to measure temperature. This is the instrument to measure the temperature. What is thermometric property? Some physical property which varies linearly with temperature. लिख लो. A thermometer is a device to measure temperature. सबसे पहले, a thermometer is a device to measure temperature. It is based on some thermometric property. It is based on some thermometric property like resistance, linear expansion, volumetric expansion, etc. Can you repeat the last line? Hmm? Can you repeat the last line? Thermometric property is a physical property which varies linearly with temperature, like resistance, linear expansion, cubical expansion. इसको volumetric expansion भी बोलते हैं. जैसे कि नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी होता है, और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है, तो वो उसमें मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर पता लग जाता है. रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है विद द राइज इन टेम्परेचर. So thermometric property is a physical property which varies linearly with temperature. And to measure temperature, we have to have a thermometer, and thermometer based on some temperature scales, जैसे तुमने देखा होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, ऑल दीज आर थर्मोमेट्रिक स्केल्स जिस पे बेस्ड होता है अ थर्मोमीटर. तो किसी भी थर्मोमीटर में जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो इट्स बेस्ड ऑन सम थर्मोमेट्रिक स्केल लाइक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, Or Kelvin? केल्विन, र्यूमर. र्यूमर अब यूज नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं. एंड सम अदर स्केल. The lower line basically represent ice point. This is ice point. This is boiling point. The lower fixed point in a thermometric scale is ice point, and the upper point is boiling point. जैसे कि डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में ये कितना होता है, 0, 0 and 100. 100. दैट मीन्स इस पूरे पार्ट को हमने इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया. फ़ारेनहाइट स्केल में दिस इज 32 and this is 212. That is, we have divided the entire ice point and the boiling point in 180 degrees. 180 parts में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में. केल्विन में क्या होता है, this is 273. 373. 373. And there could be some any other scale, उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं. ice point जैसे अक्सर क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में आता था पहले कि some
there's some scale which has, say, ice point as minus 10 degrees Celsius and minus 10, and steam point as 120. If the temperature in that thermometer is 50 degree, then what is the correct temperature? तो वो the fourth one is a any other scale, हम उसको बाद में यूज करेंगे. So if I draw a horizontal line, the temperature in Celsius would be the same as in Fahrenheit, would be same as in Kelvin. ठीक है. तो हम इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं. एनी टेम्परेचर in degree Celsius minus ice point divide by total divisions कितने हैं? 100 minus 0, that is steam point minus ice point. इसको steam point भी बोला जाता है. Will be equal to any temperature in Fahrenheit minus ice point divided by total number of divisions, which is 212 minus 32. Any temperature in Kelvin minus ice point will be divided by steam point minus ice point. और फोर्थ हम कुछ और स्केल ले लेते हैं, एनी आर्बिट्ररी x, इसको x नॉट ले लो, इसको x t ले, x 100 ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट बाय x 100 माइनस x नॉट. ये डायग्राम बना लो, इसको एक बार लिख लो. थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई पेपर 1 में, जो इंजीनियरिंग दे रहे हैं. एंड दे आर डूएबल क्वेश्चंस, कर सकते हो आसानी से. को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? c बाय 100 f माइनस 32 बाय 180 273 बाय 100. इसको मैं भी नहीं लिख रहा. और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, 20 से कट रहा है पूरा ये, तो c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू a minus 273 by 5. This formula you have to remember. इसको यूज करके हम किसी भी टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. Find temperature, find temperature in degrees Celsius, which is same in degree Fahrenheit. -40. देखो करके देखते हैं, पता लगता है. +40 आता, -40 आता. Temperature which is same in degree Celsius and degree Fahrenheit. तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा. उसको x ले लेते हैं. x बाय 5 इज इक्वल टू x माइनस
32/9 क्या आ रहा है? 40 यार। क्या बात कर रहे हो? अरे गलती नहीं हुई? मुझे क्या? माइनस 40। 40 आ रहा है ना? माइनस माइनस 50। काव्य का 40 आ रहा है, देखो। नहीं सर, माइनस 40। -50। सर -40 आ रहा है। Yes, remember this. -40 degrees Celsius is the same as -40 degree Fahrenheit. Next question. Find temperature in Fahrenheit. Find temperature in Fahrenheit, which is same as in Kelvin. फाइव 99.25। Yeah. टू फोर फाइव सेवन। कितना आ रहा है? 5 599.25। 599 आ रहा है पक्का? क्या आ रहा है काव्य? तो क्या बोला आंसर? मैंने सब्ट्रैक्शन गलत किया है तो 576 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मेरा 574.25 आ रहा है। 574.25 is the correct answer. ये आंसर है। हम्म। एक्स्ट्रा पेज ले लो कुछ। तो 574.25 ये आंसर याद कर लेना। व्हाट अबाउट डिग्री सेल्सियस इन केल्विन?
What temperature in degrees Celsius would be the same as in Kelvin? पर सेल्सियस और केल्विन सेम हो ही नहीं सकता. It won't be possible, है ना? Because जब तुम इन दोनों को केल्विन इज इक्वेट करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और वो कट जाएगा, so it's not इट विल बी possible. एडिशन. केल्विन इज No temperature in Kelvin and Celsius could be the same in magnitude, right? Next question लिखो. A faulty thermometer, a faulty thermometer has ice point. A faulty thermometer has ice point as minus 15 degrees Celsius, minus 15 degree, and steam point as 105 degree. 105 degree. If this thermometer reads 50 degree, if this thermometer reads 50 degree, then what is correct temperature in degree Celsius? आइस पॉइंट को -15 बोला. नहीं, मैंने -15 बोला है. मैंने भी तो वही बोला. मैं भी वही बोल रहा हूँ. और स्टीम पॉइंट मैंने कितना बताया? 105. ठीक है. -15 is the ice point in the faulty thermometer and 105 is steam point. इस बार तुम क्या करोगे? ये यूज कर लो, है ना? दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाला. C/100 is equal to x minus x naught by x100 minus x naught. सी हमें निकालना है. फॉल्टी थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी? 50. हाँ. उसका आइस पॉइंट था -15. ये आ जाएगा. 52.5 आ रहा है. हम्म 54 पॉइंट क्या? 650/12. हम्म मेरा 54.16 आ रहा है. 54.25 ना? 0.16. ओके, उनका किसी और का अलग आ रहा है. नहीं, मैंने गलत किया. कोई बात नहीं. ठीक है, हो गया शौर्य? शिविका कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ if temperature if temperature is increased by if temperature is increased by 45 degree Fahrenheit, 45 degree Fahrenheit, what will be corresponding change? What will be the corresponding change in degree Celsius and Kelvin? What will be corresponding change in degree Celsius and Kelvin?
दोनों में चेंज सेम हो जाएगा क्या? हम्म। दोनों में चेंज सेम हो जाएगा। नहीं। सर सेल्सियस में 7.22, केल्विन में 7.22 प्लस 273। हम्म। मेरा तो आंसर 25 डिग्री सेल्सियस। अरे क्या गलत कर रही है सर? मुझे नहीं, आई थिंक मेरा गलत है। देखो, ये फॉर्मूला तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने के लिए है। अगर मेरे को चेंज निकालना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये आएगा चेंज इन डिग्री सेल्सियस बाय 5, चेंज इन फ़ारेनहाइट बिकॉज 32 का डेरिवेटिव डेरिवेटिव 0 बाय 9, चेंज इन केल्विन बाय 5। ये फॉर्मूला होता है चेंज के लिए। लिख लो ये। जब भी चेंज निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डेल्टा सी बाय 5 इक्वल टू डेल्टा एफ बाय 9 इक्वल टू डेल्टा के बाय 5। Sir, but why is it not just the same? हम्म। Like, why is it not just the same? इट कांट बी द सेम बिकॉज स्केल अलग है ना। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको 180 में डिवाइड किया है। Oh, तो okay. तो सेल्सियस और केल्विन में तो चेंज सेम हो गया। हाँ वो सेम Like, है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तब तो आएगा फिर क्या डिग्री सेल्सियस तो में? फिर हाँ, तो एटी। फिर 10 10। डिग्री सेल्सियस जितना फ़ारेनहाइट होता है वो उतना उसमें नहीं। 18, उसमें 18 डिग्री होगा। देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। हाँ 90। 32 नहीं, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? सेम कहाँ होता है? डिफरेंट होता है। 38 हो हाँ। चुका तो है। अगर हम डिग्री सेल्सियस को 1 से बढ़ाएंगे तो फ़ारेनहाइट में 1 से नहीं बढ़ेगा ना, वो विल बी डिफरेंट। बिकॉज यहाँ पे जो इस पूरे पार्ट को हमने 180 में डिवाइड किया जबकि यहाँ पे इसको 100 में डिवाइड किया है। तो उसका वन पार्ट इज नॉट इक्वल टू वन पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट। दैट्स द रीजन। मैंने अलग मेथड यूज किया है बट मेरा आंसर सेम आ रहा है। चलो अच्छी बात है। मैंने फाइनल आंसर क्या है? बट ये रिजल्ट याद कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, डेल्टा सी बाय 5 इक्वल टू डेल्टा एफ दिया था 45। हम्म। बस करने से पहले हो गया। और मैंने क्या? मैंने फाइनल माइनस इनिशियल करके 25 निकाला था। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक मास्टर ब्लास्टर दे दिया, याद कर लो उसको। ये याद कर लो, डेल्टा के हमेशा डेल्टा सी के बराबर होगा चेंज, एंड विल बी 5/9 डेल्टा एफ। ठीक है जिया, ये कराया हुआ स्कूल में? नहीं। नहीं कराया? नहीं। तुम गए नहीं हो क्लास क्लास कहाँ जाते? नहीं थी, मैं जो भी कराया था पर चैप्टर। आई थिंक तुम्हारे टीचर ने बोला ये सब स्किप कर दो, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या बात कर, एंट्रेंस में तो सारा यही आता है। चलो एनीवेज, उनको क्या फर्क पड़ता तुम एंट्रेंस को दे रहे हो नहीं दे रहे हो? नहीं। नहीं सर, ऑब्वियसली नॉट। फिर भी बाकी लोग तो दे रहे होंगे, तुम आर्किटेक्चर कर रही हो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोग भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं। सर आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री वाला। हम्म। एंड हीट कैपेसिटी केमिस्ट्री में गैसेस के लिए होता है, अभी हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय एस एंड इट इज बाय सी। सॉलिड का भी है उसमें? सबका है। अच्छा अच्छा ओके। नाउ सपोज दिस सम ऑब्जेक्ट सम मटेरियल, इसका मास m है, एंड यू सप्लाई हीट टू इट। डेल्टा क्यू इज हीट, हीट सप्लाइड। हीट एनर्जी को जनरली कैलोरी और जूल में यूज करते हैं। 4.18 जूल इज 1 कैलोरी, और 4.2 जूल इज 1 कैलोरी। तो अगर हम हीट सप्लाई करते हैं सपोज, और मास फिक्स्ड है, मास कांस्टेंट है, सपोज 1 लीटर वाटर है, हमने इसको हीट सप्लाई किया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना? राइज इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा। इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो अगर
मास कांस्टेंट है, वाटर सपोज हमने 2 लीटर ले लिया, तो ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, सिंपल सी बात है। दैट इज डेल्टा क्यू, या क्यू भी ले सकते हो इसको, डेल्टा क्यू विल बी, क्यू ले लेता हूँ बिकॉज में डेल्टा वहां भी आ रहा है, क्यू ले लो। तो क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, राइट। अगर मास कांस्टेंट कर दें, मोर द हीट सप्लाइड मोर द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम मास डिफरेंट रखें, 2 लीटर वाटर, 10 लीटर वाटर, और दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाएं, इस बार टेम्परेचर राइज कांस्टेंट कर दिया, 2 लीटर पानी है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाना है, 10 लीटर पानी है उसका भी टेम्परेचर 10 उससे बढ़ाना है 10 डिग्री से। तो किस में हीट सप्लाई ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू M। ये बात समझ में आ गई? क्या शौर्य आया नहीं रहा स्कूल में? हम्म, आ रहा है एग्जाम में? तो ये तो केमिस्ट्री क्यों? नहीं। थर्मोडायनेमिक्स तो है तुम्हारे, थर्मल प्रॉपर्टीज भी हैं। अच्छा, मार्क्स मिलेंगे पिछले डेज के? आउट ऑफ? कम हो गए इस बार तो, लोएस्ट, हाईएस्ट? हम्म। So Q is proportional to delta theta, Q is proportional to M. If you club these two, तो क्या हो जाएगा? Q proportional to M delta theta. And if you remove the sign, it will be some constant, and this constant is S. S is specific heat of the solid, which is Q by M delta theta. If M is 1, delta theta is also 1, then S is equal to Q. So from here we get, hmm? Hmm. So it is amount of heat required, specific heat equals to amount of heat required to raise temperature of unit mass of a solid by 1 degree. Specific heat की definition लिखो। It equals to, it equals to amount of heat required, it equals to amount of heat required to raise temperature of, temperature of unit mass of a solid, unit mass of a solid by 1 degree, by 1 degree. इनफैक्ट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसमें लिखते हैं 14.5 to 15.5, बट इट्स गुड इनफ, बाय 1 डिग्री भी तुम लिख सकते हो। व्हाट अबाउट यूनिट? ऐसा यूनिट आएगा इसका, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन ऑल्सो राइट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, देख लिया तुमने अभी है ना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज सेम होता है। और ये तो ऐसा ही यूनिट हो गया इसका। सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन।
कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर हमें सपोज 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन को कन्वर्ट करना है, जूल में हो जाएगा 4.2। ग्राम को किलोग्राम में करोगे 10⁻³ kg, हो जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. So whenever you want to convert calorie per gram to joule per kilogram, you multiply by 4200. 4200 से मल्टीप्लाई करोगे. Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius और 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिख लेना. Specific heat of water is 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 1 calorie per gram per degree Celsius. Specific heat of ice is 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 0.5 calorie per gram per degree Celsius. Every material has different specific heat. Specific heat of a material it depends upon nature of material, not on the mass. तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, we can use this formula to find heat supplied. Q is equal to ms delta theta. The next is heat capacity. Heat capacity को C से represent करते हैं, and it is amount of heat required to raise temperature of a body by 1 degree. So heat capacity equals to the heat required to raise temperature of a body by 1 degree. Heat required to raise temperature of a body by 1 degree. It is heat capacity. वहां पे यूनिट मास भी था, यहाँ पे यूनिट मास नहीं है. Q था ms delta theta by delta theta. C will also be equal to m into s. मतलब ये हुआ heat capacity will depend upon mass and material. 1 kg water का heat capacity would be different from 5 kg water. So depending on mass also. जबकि स्पेसिफिक हीट में सेम रहेगा. स्पेसिफिक हीट होता है पर यूनिट मास. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मास पे डिपेंड करती है. So that means heat capacity is extensive property. आपने ms डेल्टा थीटा अपॉन ms डेल्टा थीटा क्यों लिखा है? ms delta theta upon अपॉन डेल्टा थीटा. q को रिप्लेस कर दिया ना मैंने. अच्छा. q को मैंने ms delta दे दिया, तो ms c को ms आ गया. तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी कितनी हो गई? यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी हो जाएगी जूल पर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर केल्विन. दैट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी. जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा, to find the amount of heat supplied, we will be using ms delta theta.
But is it possible that we supply heat to a body but temperature will not increase? Yes. We supply heat to an object but its temperature is not changing. I think so. It's possible. Yes, it's possible. Solid जैसे आइस है, आइस को तुमने हीट सप्लाई किया, आइस मेल्ट होगा, टेम्परेचर वही 0 डिग्री रहेगा. Isn't this the latent heat thing? Yes. So whenever there's a phase change, temperature will not change. It will remain the same. Suppose we have ice at say minus T डिग्री सेल्सियस, उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है. So we have ice at say minus T degree Celsius. This is on the y-axis, we have temperature. On the horizontal axis, we have heat supply or time. So suppose O पे we have at O we have ice at minus T degree Celsius. बनाओ ग्राफ बना लो एक बार. तो अगर जब तुम उसको हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, है ना. तो माइनस T डिग्री से सपोज ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. And so this point is A. So at A we have ice at 0 degree Celsius. And the heat supplied says Q1. तो Q1 कैसे आएगा अब? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, we'll use ms delta theta. So heat supplied in the process would be Q1, which is m, mass of the ice, specific of the ice, S, and final temperature minus initial temperature. 0 minus minus T. तो Q1 कितना हो गया? M, S of ice तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, into T. इक्वेशन नंबर 1 देखो जरा, इज इज फाइन. अब क्या नोट करना है? अब ये फर्दर सप्लाई हीट, लेकिन टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. So when temperature is not changing, so at C, no, at B, ice melt हो जा रहा है. We have water at 0 degree Celsius. So this is basically phase change between A and B. Phase change हो रहा है. Solid, it's converting into liquid. Solid to liquid phase. जब भी phase change होता है, we have to use this formula Q is equal to M into LF. Oh, but this is chemistry. Hmm? This is chemistry, though. This is physics. So M into LF. M is the mass, LF is latent heat of melting. LF is latent heat of melting.
उसको तुम डिफाइंड भी कर सकते हो. इफ m इज 1, LF कितना हो जाएगा? Q by 1. Amount of heat required to convert unit mass of a solid into liquid at its melting point. लिख लो. Latent heat of melting. Amount of heat required to convert unit mass of a solid into liquid at its melting point. आइस का कितना होता है LF? Oh, zero. आइस Zero. का LF होता है 80 Oh, कैलोरी पर ग्राम. और अगर तुम्हें इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4200 से मल्टीप्लाई करोगे. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू जूल, मल्टीप्लाइड बाय 4200. so what was latent heat of melting? Amount of heat required to change? Unit mass of a solid into its liquid at its melting point. फिर तुमने और हीट सप्लाई की तो we reach at C, and at C we have temperature 100 degrees Celsius. So at C we have water at 100 degrees Celsius. तो अभी लिक्विड ही फॉर्म में है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. दिस इज Q2. तो Q3 इज द हीट, ये वाला, एंड इट वुड बी M S of water and 100 minus 0. Equation number 3. Then if you further supply heat to it तो फिर क्या होगा? It It will will change to gas. convert into steam. वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या आ गया ये? So at D we have steam at 100 डिग्री सेल्सियस. वापस फेज चेंज हुआ है. इस बार फेज चेंज हुआ है लिक्विड टू वेपर्स, है ना? Q4 would be M into LV, latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे डिफाइन करोगे? Q by Amount of heat required to change unit unit mass mass of of liquid. a liquid into its vapors at its boiling point. And for water, LV पता है कितना होता है? 540. 540 कैलोरीज पर ग्राम. अगर कन्वर्ट करना है जूल में तो 4200 से मल्टीप्लाई करोगे. जी ये भी नहीं करा है तुम्हें? करा है ये? ये करा है. इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा, इतने ग्राम आई से -20 पे फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड. तो उसको कैलोरीज में करोगे तो इजी हो जाएगा तुम्हारा. एंड में जाके जूल में कन्वर्ट कर लेना. तो कैलोरीज में वैल्यूज सारी छोटी छोटी है ना, S की, LF की, क्योंकि जूल में बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं सारी वो. पर अगर वो सब जूल में दिया हो तो ले. हाँ तो फिर जूल में कर लेना, अगर दे रखा है तो कोई बात ही नहीं. ठीक है. So that is it. Next class Friday. Friday को will continue from here. Thank you, sir. Ending the class. Thank you, sir. थैंक यू. Bye. Thank you,